चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, जो लोग एक्सेल में पेरोल मेंटेन करते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं, है ना। कुछ नंबर ऑफ कॉलम कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं वो बेसिक सारे कॉलम डाल रहा हूँ जो तो चाहिए ही चाहिए मुझे, है ना। अदर अलाउंस और इसके अलावा चाहिए आपको टोटल सैलरी, EPF। सर एक लीव या एब्सेंट का भी करेंगे ना, मे भी, श्योर नहीं है। क्या क्या दोबारा बोलो। जैसे अगर ये डेज ऑफ प्रेजेंट है तो फिर एक एब्सेंट या लीव वाला भी रख सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो बेयर मिनिमम चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए। अभी तो मैं वही डाल रहा हूँ खाली, वो आप ठीक कह रहे हो। ये एम्प्लॉय के नाम हो गया। अब यहाँ पे जो EPF और ESI लिखा है, एक्सेल में हमारा ESI PF की जो कैलकुलेशन है वो इसी फार्मूले पे डिपेंड करेगी, इस पोजीशन पे डिपेंड करेगी, है ना। अभी इसको भी देखते हैं, रुक जाओ। तो यहाँ पे हमने खाली ये लिखना है किसको कंपनी ने EPF ESI दिया, किसको नहीं दिया। तो अभी चलो, ये तो इस महीने में कितने दिन है और वो कितने दिन आया, तो वो तो डिपेंड करेगा किस महीने की हम सैलरी कर रहे हैं और किस महीने में वो कितने दिन आया उस पर डिपेंड करेगा। ये तो बहुत छोटा चाहिए कॉलम, है ना। प्रेजेंट हो गया, ग्रॉस सैलरी। अब इसकी सैलरी मान लीजिए 75,000 है। ये वो सैलरी है जो डिसाइड हुई है ना। अभी इसके ऊपर देखते हैं किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। 50,000, 25,000, 35,000, नहीं 1 0 लिख रहा हूँ, फुल चूक माफ, 40,000 और 20,000। और देखो, ये तो वो सैलरी है जो अपॉइंटमेंट लेटर पर आपके पास लिख के आए, भाई इस एम्प्लॉय की ये सैलरी है ना। जब जो एम्प्लॉय आया होगा उसकी सैलरी डिसाइड होगी, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दी, HR ने डिसाइड कर दिया, आपके पास तो लेटर आ गया। अब आपको वो अपनी सीट में अपडेट करते रहना है। तो ये अब क्या होता है, जो जर्नल क्या होता है, जो इंडस्ट्री क्या करती है, इस टोटल सैलरी का 50 to 60% बेसिक सैलरी में रखती है आमतौर पे, जो ईमानदारी से काम करते हैं, है ना। इसका 50 to 60%, मान लेते हैं हम 60% इन्हें बेसिक सैलरी बनी, जो बनेगी वो बनेगी, उससे कोई देना नहीं, है ना। तो ये मैं इंडस्ट्री की प्रैक्टिस बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई लेबर लॉ में ऐसा नहीं लिखा कितनी परसेंट 60%, कितनी परसेंट बेसिक सैलरी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वहाँ कुछ नहीं लिखा। तो हमने क्या मान लिया, हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी जो भी ग्रॉस सैलरी डिसाइड होगी उसका 60% बेसिक रखती है, और बेसिक सैलरी का 40 to 50% HRA होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। कई बार एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए HRA कम ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केस में कुछ नहीं करते, ऐसे ही रहता है। ये आ गया। अब जो बचा कुचा पैसा है वो अदर अलाउंस में, मेरी मतलब टोटल सैलरी 75,000 है, तो उसमें से माइनस कर दो ये दोनों चीज़ें, ये मेरी अदर, ये आ गई मेरी टोटल सैलरी। कितनी आ गई, 75,000 टोटल आ गया ना, वो आ जाएगा उसमें कोई। तो ये आपकी सैलरी आ गई 45,000 रुपये, ये आ गई। अब इसके कॉलम को छोटा कर दो ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इतनी बढ़ेगी। ये आ गया। अब देखो, ये जो बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका 1 मिनट हो, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब ये हमारी डिसाइडेड सैलरी है, मिलेगी कितनी, जितने दिन महीने में मैं आऊँगा, है ना। ये ग्रॉस सैलरी है, और ग्रॉस बेसिक, ग्रॉस HRA, ग्रॉस टोटल, है ना। ये मेरी अर्न सैलरी है। अर्न सैलरी कैसे बनेगी, नंबर ऑफ मंथ इन ए, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ डेज अटेंडेड इन द मंथ, मैं कितने दिन आया उस पर। तो मान लीजिए इसकी यहाँ पे अगर मैं अप्रैल की सैलरी बना रहा हूँ, तो अप्रैल में दिन कितने थे, 30। मान लो ये एम्प्लॉय आया 30 दिन, ये आया 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, ये 30 दिन, 25 दिन। 30 दिन का मतलब है इंक्लूडिंग 4 संडे, वो जिस दिन संडे की छुट्टी होती है, वीकली ऑफ, वो भी प्रेजेंट में ही काउंट होता है ना। तो इसकी 30 दिन का मतलब है वो 30 दिन ऑफिस नहीं आया, 4 दिन जो वीकली ऑफ है महीने के, उसकी भी तो तनख्वाह मिलती है। तो इट इज़ इक्वल टू मंथ प्रेजेंट। जो अलग से अटेंडेंस लगाते हैं वो वहाँ मेंटेन करते हैं, इस दिन संडे था, इस दिन था, लेकिन वर्किंग डेज कितने, 26, 4 संडे, टोटल तनख्वाह कितनी की मिलेगी, 30 की। तो मैं अभी शॉर्टकट में काम कर रहा हूँ, तो ये वो वाला काम है, ठीक है। ये इनकी प्रेजेंट है। अब जो बेसिक सैलरी डिसाइड हो गई, अब पहले तो इसको सब जगह कॉपी, इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लो। एक में कॉपी पेस्ट के फॉर्मूले लगाने का मतलब है सब में काम आ जाता है। तो इसे ये तो डिसाइड होगी सबकी सैलरी। अब आपको क्या करना है, जब भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो इसकी टोटल सैलरी चेंज करनी है, बाकी वो अपने आप काम करता रहेगा, है ना।
तो एक फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होता है। दूसरी चीज़, अब मेरे को इसकी बेसिक अर्न सैलरी निकालनी है। अर्न सैलरी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी निकालनी है तो बेसिक से डिवाइड करना है, इक्वल टू बेसिक ग्रॉस बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, ये मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज प्रेजेंटेड इन, ये आ गई मेरी बेसिक सैलरी। 30 दिन का महीना 30 दिन आया तो पूरी बेसिक सही आएगी, लेकिन हर केस में बराबर नहीं आएगी, जहाँ अपसेंट होगी तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बेटा, हाँ लिखवा दूंगा, क्या दिक्कत है, ये सीटी भेज दूंगा आपको, सीटी भेज दूंगा। देखो ये सबके कम हो गई। देखो इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी इसकी, 10,000, सॉरी कहाँ है इसकी 12,000, अर्न कितनी करी इसने 11,800, क्योंकि छुट्टियाँ हैं। इसकी बेसिक सैलरी थी 14,400, मिली कितनी है 12,480। तो इस वाले केस ये चाहिए हमें ESI और पीएफ के लिए भी ये वाली बेसिक चाहिए, ये तो डिसाइड हुई बेसिक है। अब सेम फॉर्मूला लगेगा HRA पे। HRA के लिए मेरे पास ग्रॉस HRA 18,000 है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंटेड इन द मंथ, ये आ गई, ये आ गया। अदर अलाउंस में भी सेम काम आएगा, तो इसमें राउंड पहले ही लगा देते हैं, बाद में लगाना पड़ेगा। अदर अलाउंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंटेड इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंटेड, कॉमा नहीं लगाया गया, ये आ गया। ये आपकी इसकी ये इसने सैलरी कमाई है, तो ग्रॉस अर्न सैलरी क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लो। कौन सी वाली, अर्नड वाली बेसिक, ये अर्नड वाली HRA, अर्नड वाला अदर अलाउंस। ये मुझे ग्रॉस अर्न सैलरी क्यों चाहिए, किसका, मुझे ESI काटना है, इसके लिए चाहिए, है ना। ये मुझे बेसिक सैलरी क्यों चाहिए, मुझे PF काटना है। और ये क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ESI कैलकुलेट करना है किसी पे, इसलिए 2 महीने निकालनी पड़ेंगी मुझे। चलो इसको कॉपी करो सारे में, ठीक है। ये इसकी सैलरी आ गई। अब EPF एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ESI एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन प्लस नेट सैलरी अब निकालते हैं भैया। यहाँ पे मैं वैसे आपकी याद के लिए लिख देता हूँ, इट इज़ @ 12% ऑफ बेसिक सैलरी, है ना, याद रहेगा, शुरू में दिक्कत होती है। आपको ये इसलिए बना रहा हूँ, यही आपको टैली में भी मैप करानी है बाद में चीज़ें। @ कितना था, ऑफ हाँ, क्या चीज़ आ रहा एम्प्लॉयर का भी आ रहा, वो उसकी सैलरी से कटता नहीं, इसलिए वो बाहर है वहाँ पे आगे, ठीक है। ये आ गया। नेट सैलरी क्या आएगा, जो कमाया उसमें ये जो आपकी ग्रॉस अर्न सैलरी है, इसमें से EPF घटेगा, ESI घटेगा, ये इसको चेक बना देगी कंपनी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो अब एम्प्लॉय ए की टोटल सैलरी है 75,000 रुपये, कायदे से ना इसे ESI मिलना चाहिए ना इसे PF मिलना चाहिए, तो हम कह रहे हैं इसे कुछ नहीं दे रही कंपनी। तो नहीं दे रही है तो मैं, आप इसे यस नो की जगह कोई भी मार्क दे सकते हो। मैं तो यस नो इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे आगे फार्मूला लगाना है ना। अभी बताता हूँ क्या फार्मूला लगाना है। अब इसकी सैलरी है 50,000 रुपये, तो कंपनी ने इसे EPF दे दिया है, ESI नहीं दी है। ऐसे ही इंटरव्यू में सेटल हुआ होगा, है ना। एम्प्लॉय का नेगोशिएशन का खेल है। इसकी देखो, इसकी बेसिक सैलरी 15,000, तो PF देना पड़ेगा। ग्रॉस सैलरी 21,000, कंपनी ESI दे रही है नहीं दे रही कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन PF तो देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कंपनी ने इसे ESI PF दोनों ही दे दिए। 40,000 बेसिक, 24,000, तो PF मांग सकता है, नहीं मांग सकता। ग्रॉस 40,000 21,000 से ज़्यादा दोनों ही नहीं मांग सकता, तो दोनों नहीं दिए। ये शरीफ आदमी था, इसने कोई नेगोशिएशन भी नहीं करी। इसकी देखो 21,000 रुपये बेसिक सैलरी है, ESI मिलेगा नहीं मिलेगा? 21,000 है बेसिक सैलरी, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा पता आप लोगों को? मैंने कहा इसकी बेसिक सैलरी 21,000 रुपये, तो इसे ESI मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अरे बच्चा, हर 21,000 अरे ESI के लिए बेसिक सैलरी देखते नहीं, ESI के लिए देखते ग्रॉस सैलरी है।
मैं क्वेश्चन जानबूझ के कैसा घूम पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने बच्चे जागे हुए पता लग जाए मुझे। मैंने पूछा बेसिक सैलरी 21,000 है, आप 21,000 की फिगर में उलझ गए और कोई क्वेश्चन नहीं सुना। 21,000 बेसिक सैलरी है, ईएसआई कटेगा या नहीं कटेगा? क्या ईएसआई बेसिक सैलरी पर डिपेंडेंट है? ईएसआई तो ग्रॉस पे है, 21 है, कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है? कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने इसे ईएसआई तो दिया, पीएफ देने से मना कर दिया। ईएसआई हो सकता है इसकी कोई मेडिकल नीड हो। तो अब मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि कंपनी में जितने एम्प्लॉय होंगे सबके ऊपर एक जैसा रूल नहीं लगेगा, वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय चेंज होता है, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है। और इसकी देखो बेसिक्स, इसकी ग्रॉस 20,000 है तो ईएसआई तो देना ही पड़ेगा। क्या पीएफ देना जरूरी है इसको? हाँ जी, पीएफ देना जरूरी है। क्यों पीएफ क्यों देना जरूरी है? क्यों? हाँ, उसकी बेसिक 15 से कम है और इसको पीएफ देना जरूरी है। और ईएसआई इसको ग्रॉस सैलरी सर 18,000 21,000 से कम है। नहीं, अच्छा अब एच पे आ गए। अब हम एच को क्या करना है? दोनों देने नहीं देने? पीएफ देना है। ईएसआई देगी या नहीं देगी कंपनी के ऊपर है। हम मान लेते हैं नहीं दिया कंपनी ने। क्लियर है? अब हमें यस नो पे यहाँ इससे कैलकुलेट कराना है इसको। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इफ़, सबसे पहले जाके क्या चेक करके आना है भाई, तो ये देख क्या यहाँ पे यस है या नो है। इफ़ ये इज़ इक्वल टू नो, अगर ये एन लिखा है तो क्या कर दो, आंसर 0, बात ही खत्म हो जाएगी। एक्सेल में इफ़ का फार्मूला लगाने का सबसे आसान तरीका, जो मुझे लगता है, आप एक्सेल से बातें करना शुरू करो। एक्सेल से बात करोगे तो इफ़ का फार्मूला लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आप इसको क्या कह रहे हो, सबसे पहले चेक करके आओ कि C3 में जाके एन लिखा है क्या। अगर एन लिखा है तो आंसर 0 कर देना। तो यानी कि अब इसका पीएफ काटेगा वो? C3 में एन लिखा है, इसका पीएफ काटेगा? नहीं काटेगा, 0। अब अगर यानी कि अब ये पीएफ कब काटेगा? जब C3 में वाई लिखा होना चाहिए। अगर एन लिखा है तो बात 0 हो गई। अब क्या चेक करना है, तो एन लिखा होगा तो 0, कैलकुलेशन करेगा नहीं तो अब क्या करना है, जाके चेक करो। इफ बेसिक कौन सी वाली? अर्नड वाली सैलरी, ये वाली है ना। इफ ये इज ग्रेटर देन 15,000 तो 15,000 का 12%, एल्स K3 का 12%। सिंपल सा फॉर्मूला। K3 नहीं आया, इस कंप्यूटर किस काम कर रही है जब ये 3 नहीं लिख सकता अपने आप। लग गया? पीएफ नहीं कटा ना ये। क्यों नहीं कटा? क्योंकि वहाँ पे नो लिखा हुआ है, यहाँ पे नो लिखा है ना आपने ये। अब आपको ये भी दिखता रहेगा। आप देखो, वैसे इस वाले पोर्शन का अब आपको काम नहीं है कोई। किस वाले का? इस वाले का। यहाँ तक का अभी कोई काम नहीं है फिलहाल। इसे मैं हाइड कर लेता हूँ, थोड़ा व्यू आसान हो जाएगा। आपको तो इसी से लेना देना है, वो तो डिसाइड करने के लिए बात थी ना। कैलकुलेशन यहाँ आ ही रही है। अब आपने इसे बोला कि भाई तू चेक करके आ कि यहाँ पे C3 में जहाँ कंडीशन लिखी है वहाँ पे अगर नो लिखा है तो कैलकुलेशन में आंसर कर दियो 0। अब मैं अगर इसे यस करूँगा तो क्या पीएफ कट जाएगा? लगा तो दी, यस वाली लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, नो की लगा दी, बाकी अपने आप काम करेगा। कट गया पीएफ? यस सर। मैंने उसे बोला अगर नो हो तो आंसर 0 कर दे तू, बात खत्म। नो होते ही यहाँ पे एन लिख रहे होते ही कैलकुलेशन करियो मत, बेसिक कितनी भी है। अब देखो, अगर मैं इसकी बेसिक 18,000 भी कर दूँ, 15,000 से भी कम कर दूंगा ना, माइनस 31,000, पीएफ कटा? अभी भी नहीं कटा। नहीं कटा क्यों? क्योंकि यहीं पे नो लिखा हुआ है, इसका पीएफ काटना ही नहीं। इसकी बेसिक जितनी मर्जी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कंडीशन लगा दी उसके लिए कि अगर यहाँ पर नो लिखा है तो आंसर कर देना 0, बात खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ नो ने इसका मतलब दूसरा आंसर क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या उठ रहा है, अगर नो लिखा तो मैंने बोला 0, यानी कि अगर यस लिखना है तो फिर क्या करना है, यस लिखना है तो जाके चेक करके आओ बेसिक में कितनी, 15,000 से ज़्यादा तो नहीं है। इज K3 इज ग्रेटर देन 15,000, अगर K3 ग्रेटर देन 15,000 है तो 15,000 का बेसिक 12% कटेगा, नहीं तो K3 का 12% कटेगा। तो अगर मैं इसे यस करूँगा तो K3 कितनी है मेरी? 45,000 रुपये बेसिक सैलरी। 45,000 पीएफ कितने पे काटेगा? लेकिन वो 15,000 पे। देखो मैं इसे यस कर रहा हूँ, पीएफ कितने पे काटा उसने? 15,000 पे। 15,000 का 12% 1,800 रुपये होता है। 15 12 180 होता है। 15,000 का 12% निकालो, ये आ गया 1,800 रुपये आया। तो 15,000 का 12% हमेशा 1,800 रुपये आता है ना। अब मैं मान लो इसकी बेसिक सैलरी कम कर दूँ,
38,000 से बेसिक सैलरी कम कर दी, तो अब कितने पे काटा उसने? 7,000 का 12%, 12 7 84 होता है ना, 12 7 84 होता है, तो 840 रुपये आ गया। तो वो फार्मूला अभी मेरा काम कर रहा है यानी कि। तो अब मुझे एक्सेल में तो कंट्रोल में ऐसे कर लेता हूँ, यस नो लगाऊंगा, वहाँ फार्मूला लगा दूंगा। अब एक एम्प्लॉय पे जो फार्मूला लगा, चाहे मेरे पास 1000 एम्प्लॉय हो, यही फार्मूला तो कॉपी करना है मुझे यहाँ कंट्रोल शीट पे काम करना है, यस नो लिखना है मुझे। तो ये फार्मूला कॉपी करो, सबके लिए आ जाएगा। ये लो, जिसका कटना वो कट जाएगा, जिसका नहीं कटना वो नहीं कटेगा। ये लो, ठीक है, क्लियर हो गया। इसे राउंड लगा लो। हाँ जी, कुछ करेगा? ये तो छोटा सा फार्मूला है, आपको इनकम टैक्स का फार्मूला दिखाऊंगा तो वो इससे भी छोटा है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने वाला फार्मूला जो है वो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो इससे भी छोटा है, ये तो बहुत छोटा है। लेकिन एक्सेल के फार्मूला लगाने में आपको एक्सेल से बात करनी आनी चाहिए। मतलब इफ़ का फार्मूला तो बात करके ही आता है, भाई मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये चेक करके ये चेक नहीं हो तो फिर ये वाला काम करियो, ये वाला काम नहीं होगा तो ये वाला काम करियो। अब ESI में क्या करना है, अगेन वही वाली कंडीशन चेक करनी है। इफ़ अब की बार कौन सा चेक करना है मुझे? D3 जाके चेक करना है। इफ़ D3 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में आता है ये वर्ड, है ना, नो, तो कितना होना चाहिए? 0। अगर कंपनी ने ESI नहीं दे तो बात ही खत्म। अगर कंपनी कह रही है ESI काटना है तो क्या करना है फिर जाके? फिर मुझे क्या चेक करना है? ग्रॉस सैलरी। इफ ग्रॉस सैलरी एक्सीडिंग 21,000 रुपये, तो ये फार्मूला ध्यान रखो। अब इसी फार्मूले के बेस पे मुझे ESI में कैलकुलेशन करा देना। अब मैं फिर से कह रहा हूँ दोबारा से, इक्वल टू इफ D3 इज इक्वल टू N, आंसर 0। अब आगे का बताओ रास्ता मुझे, दोबारा क्या करूँ आगे? वो PF के लिए था, ESI के लिए आगे क्या करूँ? इफ K3 नहीं, K नहीं, ग्रॉस तो मेरी यहाँ पे कहीं और होगी ना, ग्रॉस मेरी होगी यहाँ पर, ये रही ग्रॉस सैलरी N3 पर है। इफ N3, हाँ जी, ग्रेटर देन 21,000, हाँ, तो 21,000 का तो 0.75%। एक मिनट, कॉमा लगाना है, भूल चूक माफ। 21,000 का 0.75%, एल्स N3 का 0.75%, है ना? यस सर। नहीं, एम्प्लॉय वाला है ना अभी तो, एम्प्लॉयर वाला नहीं है अभी तो बेटा। कर दूं क्लोज? वो ले लिया, अपने आप ले लिया। अब आपने मेरे से पता क्या गलती कराई है? आपको PF वाला फॉर्मूला कॉपी तो करा आपने, लेकिन आपको ये भूल गए कि ESI 21,000 पे रुकता ही नहीं है। अगर उसका आंसर यस आएगा तो फिर अब मेरे को N3 कैलकुलेट ही नहीं करना। अगर ये नो है तो 0, नहीं तो सीधे इस N3 का 0.75%, बात खत्म। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? ESI तो ग्रॉस पे 21,000 पे रुकती नहीं है ना। ESI तो जो ग्रॉस बनेगी उस पर काटना पड़ेगा। बस यहाँ पे यस लिखा होना चाहिए। अगर अभी यहाँ पे यस लिखी तो 75,000 पे पूरे पे यस काट देखो, 75,000 पे काट देगा, 0.75% काट दिया ना उसने। तो ESI में वो वाला लॉजिक नहीं लगता जो PF में लग रहा था। PF तो रुकता है ना 15,000 पे, ESI रुकता नहीं है 15,000 पे। 29,167 ES कैसे हो सकता है? क्या दोबारा बोलो? सर 29,167 का ES कैसे हो सकता है? कहाँ लिखा है 21,706? क्या लिखा है? ये वाला भाई कंपनी की मर्जी है ना। अभी तो हे भगवान, जब लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही थी तब कहाँ थे आप? अभी जब सबका अपॉइंटमेंट लेटर बढ़ रहा था तभी तो दिया था कि कंपनी, उसने बोला मेरे को ESI दो के मैं नौकरी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अभी जब इन सब की अपॉइंटमेंट हो रही थी भाई, इनको अपॉइंटमेंट लेटर बांटे थे, आपके सामने तो बांटे इनको, तब आप कहाँ थे? हे मिथिलेश, इसे बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी मैंने देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ESI डिपार्टमेंट ने बोला है जिसकी सैलरी 21,000 है उसको आप ESI से बाहर नहीं कर सकते। 21,000 या कम, जिसकी भी ग्रॉस सैलरी 21,000 या कम है, आप उसे ESI से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन 21,000 से ज़्यादा वालों को आपको इंक्लूड करना आपकी मर्जी है। आप अगर कॉस्ट झेलने को तैयार हो तो हमें क्या दिक्कत है, दे दो, हमें क्या प्रॉब्लम है।
तो इसलिए 21,900 29,000 वाले को इसलिए यस कर रखा है क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की आपस में नेगोशिएशन में डिसाइड हुआ है कि ESI काट के देना पड़ेगा। आया मिलते समझ में? हेलो बच्चा, उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे डिसाइड होता है ना ये बात। ये रूल तो 21,000 का है, लेकिन उससे ज़्यादा को दे सकते हो ना, कंपनी में डिपार्टमेंट मना कोई कर रहा है। तो अब इसकी ग्रॉस अर्न सैलरी ये है, इसमें से EPF भी कटेगा, इसमें से ESI भी कटेगा, इतने का चेक दोगे आप इसे। तो इसका EPF था तो कट गया, ESI था ही नहीं तो नहीं कटा। इसमें तो सिंपल फार्मूला है। क्लियर है? हाँ जी। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब सेम फार्मूला लग जाएगा यही वाला, यहाँ पे सेम फार्मूला लगेगा ये, क्योंकि PF तो वही होता है ना, 12% होता है। अर्न सैलरी पे 12,000 है, सब कुछ सेम टू सेम है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। 12,000 आ गया, 18% सॉरी। ESI में यही वाला फार्मूला सेम टू सेम लग जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? 25%। हाँ, परसेंटेज चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यहाँ पे इसको 3.25 करना पड़ेगा, बस इसे कॉपी करो, नीचे कर दो, काम खत्म। ये सारी चीज़ें अब आपको टैली को मैप करानी है बस। तो उसके लिए टैली में कुछ चेंजेस ऑप्शन भी खोलनी पड़ेंगे, वो अभी अब नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। अभी मैंने आपको एक्सेल में पेरोल बता दिया, ये सीट मैं आपको दे रहा हूँ, और आपका होमवर्क ये है कि इन एम्प्लॉय की जगह अपने ही नाम रखना, अपनी सैलरियाँ डिसाइड करना और पेरोल शीट बना के देखना। ठीक है, ये फार्मूला देख लेना, कोई बात नहीं। ऊपर कॉपी मैंने ये फार्मूला कैसे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ESI का भी लिख देता हूँ, आपके काम आ जाएगा, है ना। ESI का यहीं लिख देता हूँ। तो ये ESI का कंट्रीब्यूशन सेकंड वाला इफ था सर, जैसे K3 इज ग्रेटर देन 15,000, हाँ। तो 15,000 का 12%। हाँ। फिर हमने सर लास्ट में सर क्या कंडीशन डाली? मैं लास्ट देखो, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरी बेसिक अर्न सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो PF कितने पे काटना है? 15,000 पे। तो अदरवाइज अगर मान लीजिए 15 से ज़्यादा नहीं होगी तो फिर कितनी होगी? 15 से कम होगी। बात समझ आ रही है आपको? मैंने बोला अगर K3 15,000 से ज़्यादा है तो 15 पे काट दियो, यानी कि ज़्यादा जब भी होगा तो PF 15 पे कटेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बची है? उल्टा, कि 15 से कम पे कितना काटना है? एक्चुअल पे काट दो। अगर 15 से कम है तो एक्चुअल पे काट लो। क्लियर है?